नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट हिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेकंड सब्जेक्ट, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जो कि सिर्फ मेंटेनेंस ब्रांच के लिए है। इसे अन्य ब्रांच के स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, इसे सिर्फ मेंटेनेंस ब्रांच के ही स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को लुब्रिकेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को आरएम का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दूंगा, या इसमें आरएम के जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में करवाए जाएंगे। मैंने क्या है, लुब्रिकेशन पहले करवा दिया है, इंट्रोडक्शन बाद में करवाया है, तो उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों का बस सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वो इधर हो चाहे उधर हो, या पहले चैप्टर दूसरा हो जाए या पहले बाद में, मतलब पहला चैप्टर बाद में हो। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन आरएम का क्या है, इससे इंट्रोडक्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्टिंग की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। टेस्टिंग मतलब किसी भी चीज को रिपेयर करना, रिपेयर नहीं मतलब उसके गुणों को देखना, या उसमें जो खराबी है उसे ढूंढना, उसे टेस्ट करना। तो जो टेस्टिंग से हम लोग गैप का मतलब क्या है कि अगर प्रोसेस कोई हो रहा है तो एक प्रोसेस के और दूसरे प्रोसेस के बीच में कितना गैप आया, या बोल सकते हैं कितना टाइम कंज्यूम हुआ। मतलब एक प्रोसेस जो हमने किया तो 2 मिनट लगा, अब उसी मशीन से उसी समय में दूसरा प्रोसेस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, तो क्या ये एक प्रकार की हानि है। या फिर मान लीजिए एक्यूरेसी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो ये भी एक प्रकार की हानि ही है। और त्रुटि, त्रुटि क्या है, अब इसका गैप ही ढूंढना वही त्रुटि है, त्रुटि ढूंढना। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी टेस्टिंग महंगी एवं सामान्य खर्चीली है। सॉरी, महंगी और समय के साथ में खर्चीली है। महंगी है और जिसमें समय भी लगता है, वो कौन सी टेस्टिंग है, किस प्रकार की टेस्टिंग है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक, दूसरा इलेक्ट्रिक, और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक में क्या है, इलेक्ट्रिक पार्ट ही आते हैं, कुछ लाइट्स वगैरह, लाइटिंग है, अगर कोई एक कार ले लेते हैं तो उसमें लाइटिंग की जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, या लाइट के भी जो भी वायर वगैरह होते हैं वो इलेक्ट्रिक के अंतर्गत आते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी मैग्नेटिक पार्ट होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है। तो इन पार्टों का यूज हम लोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। और जो ये ए नंबर ऑप्शन है यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल, तो जो भी हमारी कार वगैरह है या फिर जो भी हमारी मशीन होती है वो टोटली यांत्रिकी या मैकेनिकल पर आधारित होती है। तो इसमें जो टेस्टिंग जो मैगी आएगी वो यांत्रिक की आएगी, और इसमें समय भी लगेगा और ये खर्चीली भी होगी। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग ए पर टिक कर लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भौतिक परीक्षण में शामिल किया जाता है। भौतिक परीक्षण का मतलब क्या है, फिजिकल, जो भी हम लोग उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर जो भी परीक्षण करते हैं, जो हमारी मशीन है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो उसमें जो शामिल किया जाता है वो अवयव की दक्षता, पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा है अवयव का गुण, जो तीसरा है अवयव की लागत, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है बी नंबर, अवयव के गुण। भौतिक परीक्षण में हम लोग क्या देखते हैं, अवयव के गुणों को देखते हैं कि कौन सा अवयव किस तरीके से वर्क कर रहा है या कौन सा वर्क ये कर सकता है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टेस्टिंग में क्या लाभ है, या टेस्टिंग से क्या लाभ है। टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ की या किसी भी मशीन की, तो उससे क्या कौन कौन से लाभ होते हैं। उच्च दक्षता, दक्षता क्या है, अगर हम लोग समय समय पर टेस्टिंग करते रहेंगे तो हमारी जो मशीन है उच्च दक्षता के साथ में लंबे समय तक कार्यरत या फिर कार्य करती रहेगी। गुणवत्ता, अब कोई भी चीज़ है उसकी गुणवत्ता हम लोग समय समय पर चेक करते रहें, अगर उसमें कोई खराबी आए तो उसमें सुधार करें और या उसका मेंटेनेंस करें तो उसकी गुणवत्ता भी मेंटेन बनी रहेगी। इस अगला आंसर है, अगला है अच्छा उत्पाद। अच्छा उत्पाद का यही गुणवत्ता से ही रिलेशन है कि अगर गुणवत्ता हमारी अच्छी है या तो हमें उत्पाद भी अच्छा प्राप्त होगा, या उत्पाद अच्छा है तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही है। टेस्टिंग के यही सब लाभ होते हैं।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुरक्षण या फिर मेंटेनेंस का तात्पर्य है। इसका मीनिंग पूछिए मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस की मीनिंग क्या होती है या मेंटेनेंस होता क्या है। तो मेंटेनेंस मैं आपको बता दूं कि कोई भी खराब चीज है उसे सही करना या फिर उसमें कुछ बदलाव करके उसे पहले जैसा बना देना। जैसे कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसे हटा देना कम समय में, कम खर्च के साथ में, और मशीन को कम मात्रा में छेड़े, मतलब कम उसके पार्ट खोले जाएं, कम से कम खोले जाएं, और उसी में हम लोग उसका अनुरक्षण या फिर उसे सही कर दें, उसे हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं। ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने पार्ट एक छोटा सा खराब है, आपने पूरी मशीन खोल के रख दी, तो ये क्या है, ये ऑटोमोबाइल में आ जाएगा। ऑटोमोबाइल में क्या होता है, पूरी मशीन का मेंटेनेंस किया जाता है, पूरे एक एक पार्ट देखे जाते हैं। लेकिन जो मेंटेनेंस का मेन मतलब होता है वो यही होता है कि जो पार्ट खराब हुआ है एग्जैक्ट आपको उसी की जानकारी हो जाए, आप उसी पार्ट को खोल के तुरंत बना दें, तो इसको हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं। अनुरक्षण का मेन मतलब यही होता है। तो इसका जो आंसर है पहला क्या इसमें दिया गया है, डिवाइसों के बदलने से। हाँ, इसमें छोटे छोटे पार्ट बदले जाते हैं। परीक्षण से, परीक्षण क्या है, इस मेंटेनेंस जब भी हम लोग करते हैं तो उसकी टेस्टिंग ही की जाती है। मेंटेनेंस और परीक्षण एक ही प्रकार का मतलब है, इसका दोनों का मतलब एक ही है। सर्विसिंग, सर्विसिंग का भी एक ही मतलब है। सर्विसिंग में क्या करते हैं हम लोग, लुब्रिकेशन ऑयल को चेक करते हैं, बेल्ट वगैरह को चेक करते हैं, नट बोल्ट को चेक करते हैं। यही सारी चीज़ें जब चेक की जाती हैं तो उसे हम लोग सर्विसिंग कहते हैं। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है सी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी और बी, सी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरम्मत का तात्पर्य होता है। मरम्मत का यहाँ पर तात्पर्य पूछ लिया। पहला ऑप्शन है सर्विसिंग। सर्विसिंग क्या है, पूरा कंप्लीट ओवरऑल होता है, तो इसे मरम्मत नहीं कह सकते हैं। डिवाइसों को बदलने से, हाँ ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम लोग डिवाइसों का अदला बदली कर रहे हैं या डिवाइसों की अदला बदली कर रहे हैं, पुराने की जगह नई या नई की जगह पुरानी, या उसे सही करके लगा रहे हैं, तो उसे हम लोग मरम्मत कहते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मरम्मत और अनुरक्षण के लाभ हैं। अब इसने क्या, मेंटेनेंस और जो हमारी रिपेयर होती है उसके लाभ पूछ दिए। तो ए नंबर ऑप्शन है लेस रिस्क फैक्टर। इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो भी कम होता है। फॉलो शेड्यूल, जो भी शेड्यूल होता है वो फॉलो किया जाता है। मनी सेविंग, मनी की सेविंग भी होती है, क्योंकि अनुरक्षण का मेन मतलब ही होता है कि कम खर्च के साथ में हम लोग किसी भी चीज़ को रिपेयर करें। तो इसका डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मरम्मत और अनुरक्षण के अलाभ होते हैं। इसमें क्या है, बेनिफिट्स उसमें पूछे थे और इसमें इसकी हानियां पूछ दिया, अलाभ पूछ दिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है अधिक वर्कर की आवश्यकता, अधिक वर्कर की आवश्यकता। दूसरा है समयाभाव। तीसरा है ब्रेकडाउन के बाद अधिक लागत। तो मरम्मत और अनुरक्षण जो होता है उसमें वर्कर की भी आवश्यकता अधिक से अधिक पड़ती है, ब्रेकडाउन की भी आवश्यकता, ब्रेकडाउन आ जाता है जिससे क्या मशीन बंद हो जाती है, और समय भी ज़्यादा लगता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में परीक्षण उपकरण नहीं है। ऐसा उपकरण जो परीक्षण करता हो वो है, और जो नहीं करता है वो कौन सा है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो पहला है शियर परीक्षण, दूसरा है तनाव परीक्षण, तीसरा है शाक परीक्षण। तो ये जो ये क्या है, एक प्रकार के परीक्षणों के नाम हैं, ये कोई उपकरण नहीं है। ये क्या है, शियर परीक्षण का मतलब शियरिंग जहाँ पे हो रही है उसका परीक्षण किया जाए। तनाव मतलब जहाँ तनाव जिस पार्ट में लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके परीक्षण के नाम दिए गए, ये उपकरण के नाम में नहीं है, नाम नहीं है। तो इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्राफ्ट ले लेते हैं। हाँ, ड्रॉप मैकेनिकल टेस्टिंग को किस नाम से जाना जाता है। एक प्रकार की ये ड्रॉप मैकेनिकल जो टेस्टिंग है वो
हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस में यूज करते हैं, किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करने में। तो इसको जो अन्य नाम से हम लोग जानते हैं वो होता है शॉक टेस्टिंग। शॉक टेस्टिंग को ही हम लोग ड्रॉप मैकेनिकल टेस्टिंग कहते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस प्रकार का परीक्षण अंतर जीविका को कम करते हैं। अंतर जीविका का मतलब क्या है, जो भी हम लोग कोई पार्ट बना रहे हैं, जीविका हम लोग अगर अपने से लेते हैं तो जीवित रहने की आशा बोल सकते हैं, या फिर तो उस पार्ट को हम लोग कितना से कितना अधिक चला सकते हैं या उसे काम में ला सकते हैं, उसे हम लोग अंतर्जीविका भी बोल सकते हैं। तो किस प्रकार का परीक्षण अंतर्जीविका को कम करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आप लोगों का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ड्रॉप टेस्टिंग। ड्रॉप टेस्टिंग मतलब ये क्या है, लाइफ को इंक्रीज करती है। ड्रॉप टेस्टिंग अगर हम लोग किसी भी पार्ट की करते रहते हैं तो उसकी जीवित रहने की क्षमता बढ़ जाती है, उसी को हम लोग ड्रॉप टेस्टिंग कहते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर। 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार के परीक्षण को फ्लैंक्स या बेड परीक्षण कहा जाता है। तो जो तन्यता परीक्षण होता है उसे हम लोग बेड परीक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कोई इस तरीके की एक क्षण दी होगी, इसमें इधर से हम लोग इसे खींचें, इधर से खींचे तो इसका ये कितना से कितना ये तन्य या फिर बढ़ सकती है, उसे हम लोग तन्यता परीक्षण कहते हैं। तो 12 नंबर का आंसर ये बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनपुट टफनेस टेस्टिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके हैं। एक प्रकार की ये क्या है, इम्पैक्ट टफनेस। इम्पैक्ट मतलब वजन डालकर या फिर एकदम से झटका देकर एक इम्पैक्ट डाला जाए, उसे हम लोग इम्पैक्ट टेस्टिंग बोलते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके हैं, तो इसमें जो पहला ऑप्शन वो है चारपी और दूसरा है आइजोड। तो चारपी और आइजोड परीक्षण ही इम्पैक्ट टेस्टिंग परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, या फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इम्पैक्ट टफनेस टेस्टिंग में ज्ञात किया जाता है। इम्पैक्ट टफनेस टेस्टिंग जो होती है उसमें हम लोग क्या ज्ञात करते हैं या फिर क्या जानते हैं, या किस कारण से ये टेस्टिंग की जाती है। तो ये टेस्टिंग जो की जाती है वो ऊर्जा के लिए की जाती है। ऊर्जा को जानते हैं कि किसी भी चीज़ में कितनी ऊर्जा है, ठीक है, कितना ये वर्क कर सकती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें जानते हैं इस टेस्टिंग द्वारा, ये इम्पैक्ट टफनेस टेस्टिंग द्वारा, ठीक है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन से परीक्षण को गति परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो गति परीक्षण का मतलब क्या है, गति, कोई वस्तु गति अवस्था में हो, उसमें हम लोग परीक्षण कर रहे हो, तो उस परीक्षण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस परीक्षण को हम लोग थकान परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई कोई गति कर रही है तो उसे क्या है, थकान आएगी। कोई वस्तु आप ही दौड़ रहे हैं, आप गति कर रहे हैं तो आपको क्या है, थकान आएगी। तो इसका आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग ट्रिक से। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फटीग टेस्टिंग में नमूने के किस गुण को मापा जाता है। फटीग टेस्टिंग जो होती है, फटीग टेस्टिंग का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की थकान को नापना, वही हमारा फटीग टेस्टिंग कहलाती है, कि कितना से कितना ये प्रतिरोध कर सकता है किसका, थकान का। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थकान प्रतिरोध को हम लोग फटीग टेस्टिंग के अंतर्गत जानते हैं, या फिर फटीग टेस्टिंग का जो गुण होता है वो थकान परीक्षण द्वारा प्राप्त होता है। तो अब ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वीकृति परीक्षण के लिए घटक हैं। स्वीकृति परीक्षण एक होता है, उसके लिए कौन कौन से घटक होते हैं, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ज्यामितीय परीक्षण, दूसरा दिया गया है अव्यवहारिक परीक्षण, तीसरा दिया गया है ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोगों का इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बी दोनों ज्यामितीय परीक्षण और व्यवहारिक परीक्षण इनके घटक होते हैं स्वीकृति परीक्षण के। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये समझ गए होंगे आप लोग और नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने वीडियो ना लाइक किया हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तनाव परीक्षण बढ़वा देता है। तनाव परीक्षण किसको किसको बढ़वा देता है या फिर इसके द्वारा क्या बढ़ जाता है अगर हम लोग तनाव का परीक्षण कर लेते हैं किसी भी पार्ट की। तो जो QC और RD होता है, R&D, किसी भी मशीन का QC और R&D जो हम लोग फाइंड करते हैं उसे ये बढ़ा देता है अगर हम लोग उसका तनाव परीक्षण कर लेते हैं। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन ए बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन नियोजन को जाना जाता है। मानव संसाधन नियोजन क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 3M 4M ये जो बनाए जाते हैं ये मानव संसाधन नियोजन परीक्षण ही होते हैं एक प्रकार के। इनके द्वारा हम लोग किसी भी मशीन या किसी भी कंपनी के जो भी अवयव होते हैं उनको जानते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MPP के नाम से हम लोग मानव संसाधन नियोजन को जानते हैं। ठीक है, मैन इसी से लिया गया है। तो आप लोग इसे डी नंबर पर टिक कर लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, मानव शक्ति नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानव शक्ति नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है संसाधनों की संख्याएं, दूसरा है कर्मियों की संख्या से, तीसरा है आपूर्ति से, चौथा है MPP से। मानव शक्ति तो फिर मानव में क्या आता है, जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं या कर्मी होते हैं उनसे उनकी शक्ति का अगर नियोजन किया जाए तो वो कर्मियों की संख्या से आता है। मानव शक्ति कितना से कितना मैन पावर हमारे पास में है जिससे हम लोग वर्क को कर सकते हैं, तो उसे ही हम लोग कर्मियों की संख्या पर ये डिपेंड करता है या कर्मियों की संख्या से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर वो कह रहा है, एक सामग्री प्रबंधन का उद्देश्य है। सामग्री प्रबंधन से मतलब क्या है कि जो भी हमारा मटेरियल कंपनी में यूज हो रहा है तो उसका जो प्रबंधन किया जाए या फिर मशीन को मेंटेन करने में जो भी उपकरण आने हैं उनका प्रबंधन किया जाए, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो जो उसका उद्देश्य होता है वो होता है संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। अगर हमें क्या है पहले से पहले ही कोई भी पार्ट या फिर मटेरियल उपलब्ध होगा तो हम लोग अधिक से अधिक अपने संसाधनों या फिर मशीनों का यूज कर पाएंगे। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रमिकों के थकान में कमी की जा सकती है। कि अगर श्रमिकों का हमें क्या है थकान कम करना है या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें, वो किस तरीके से किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है बाय गुड मैनेजमेंट, बाय मटेरियल मैनेजमेंट। अब क्या गुड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अच्छे से किसी भी चीज़ को मैनेज करना जिससे वर्कर आए अपना काम करे और आराम से घर चला जाए, या फिर अधिक से अधिक जितना वर्क कर सकता है वो आसानी से कर पाए। और मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जिस मशीन के पास में हमें जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो वो उसके पास पहुंचा दे, बार बार किसी भी वर्कर को स्टोर से लेने ना जाना पड़े। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए तो हम लोग किसी भी श्रमिक की थकान को कम कर सकते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मटेरियल हैंडलिंग के मुख्य बिंदु हैं। मटेरियल हैंडलिंग के मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं। भार का परिवहन, दूसरा है भार उठाना, तीसरा है भार के कारण। भार परिवहन का मतलब क्या है कि कितना भार किस परिवहन द्वारा आ रहा है, कि ट्रक या जिससे भी आ रहा है लोडिंग होके वो क्या है। भार उठाना कि कितना भार जो हमारी लिफ्टिंग मशीन है वो उठा सकती है। भार के कारण और कौन कौन से
भार के कारण है कि कितना कितना इसमें जो भी हमारा मटेरियल कौन कितने किलो का है, या जो मटेरियल है बाहर से आ रहा है वो कितने वजन का है, जो हमारी कंपनी में वो कितने वजन का है। इन सभी चीज़ों के फैक्टर को ये कैलकुलेट करता है, मटेरियल हैंडलिंग के अंतर्गत ही आता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बीटी कर्व का तृतीय चरण वियर आउट फेल्योर प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा वीटी कर्व होता है उसका जो तृतीय चरण होता है वीटी कर्व में, तो उसका जो वियर फेल्योर प्रदर्शित करता है वो हमारा अनुरक्षण और मरम्मत को प्रदर्शित करता है। तो अनुरक्षण को भी बीटी कर्व के तृतीय चरण वियर आउट ऑफ फेल्योर में, और मरम्मत को भी हम लोग इसी में जानते हैं या इसके द्वारा ही इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपकरण जीवन कर्व के नाम से जाना जाता है। उपकरण के जीवन कर्व, उपकरण क्या है, उपकरण कितना जी सकता है उसका वही जीवन कर्व कहलाता है या फिर उसकी लाइफ कहलाती है। तो जीवन कर्व को हम लोग किसी भी उपकरण के कितने दिन चलेगा या कितना वर्क करेगा वो सब बीटी कर्व के द्वारा जानते हैं, बीटी कर्व के द्वारा। तो आप लोग ये सीधा याद कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बीटी कर्व में कितने फेज होते हैं। तो बीटी कर्व के जैसे तृतीय चरण में आप लोगों ने अभी देखा था कि तृतीय चरण में हम लोग किसको लेते हैं, देखिए पीछे करके देख लेते हैं। ये जो तृतीय चरण होता है ये देखिए वियर ऑफ फेल्योर प्रदर्शित करता है वो मटेरियल को और मरम्मत को। तो तृतीय चरण इसका है वो प्रदर्शित करता है। तो इसी तरीके से और भी इसमें चरण होते हैं। तो वही चीज़ इसने पूछी है कि बीटी कर्व में कितने फेज होते हैं। तो बीटी कर्व में जो हमारे हैं वो फेज होते हैं, 3 होते हैं। 3 फेज में हम लोग बीटी कर्व को प्रदर्शित करते हैं या 3 कर्वों द्वारा हम लोग अलग अलग क्रियाओं को दर्शाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बीटी कर्व का पूरा नाम होता है। बीटी कर्व का इसने पूरा नाम पूछ दिया। तो बीटी कर्व का नाम होता है बाथ टब कर्व। बाथ टब कर्व बीटी कर्व का फुल नाम होता है, जिसके द्वारा हम लोग मशीन की मरम्मत, अनुरक्षण, लागत, मटेरियल आदि सभी को प्रदर्शित करते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन नोट भी कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये क्वेश्चन नोट नहीं किए तो नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों की जो इंट्रोडक्शन में है ये 27 क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने ही लगभग पेपर में बनेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग इन्हें सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आप लोग यही क्वेश्चन पढ़ के पेपर देने चले जाएंगे तो आप लोग 100% पेपर में क्वेश्चन को अटेंड करके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।